कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष सुधा ओम ढींगरा की कहानी बेघर सच लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह कहानी अमेरिका की पृष्ठभूमि पर रची गई है। सुधा ओम ढींगरा की कहानी बेघर सच। सच तो मैं जानता हूँ, वह सच मैं तुमसे उगलवाना चाहता हूँ जिसे तुम मुझसे छिपा रही हो। संजय बड़ी कठोरता से बोला। बचपन से उसकी आदत है, जब भी कोई ऊंचा या सख्त बोलता है वह पलटवार नहीं कर पाती, सिमट जाती है अपने में। यह घर मेरा है, मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरे घर में मेरे साथ रहकर तुम किसी और को चाहो। वह कमरे में इधर से उधर तेजी से चक्कर लगाता हुआ गुस्से में बोल रहा था और वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई खामोश खड़ी थी। तिनका तिनका चुनकर नर मादा नीड़ बनाते हैं, फिर वह नीड़ सिर्फ नर का कैसे हो जाता है? मादा का अधिकार उस पर क्यों नहीं रहता? युगों से यही तो होता आया है। नारी घर की रानी, अधिकार तेरे पानी। पुरुष के मूड पर है, कब किस रुक बैठे। कई बार एक ही झोंके में नारी के सारे अधिकार पानी में बहा दिए जाते हैं, और वह भी नाली के पानी में। हल्के बादामी रंग की दीवारों वाले मकान को वह घूम घूम कर देख रही है। रियल एस्टेट एजेंट मैरी ने उसे चाबियां देते हुए कहा, मिस रंजना, हियर आर द कीज ऑफ योर होम, टेक गुड केयर ऑफ दिस हेवन। मैरी का होम शब्द पर जोर देना और उसे हेवन कहना वर्षों के आक्रोश से उसके भीतर पैदा हुए नासूर पर चोट पहुंचा गया। वहां टीस उठी, अथाह पीड़ा हुई। मैरी के सामने उसने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया। वैसे भी पीड़ा दबाने की तो अब उसकी आदत हो चुकी है। घर ढूंढते ढूंढते वह इस खाली मकान में आ गई है। बचपन से लेकर आज तक उसे मकान ही तो मिले हैं। लोग उन्हें घर कहते थे, पर वह आज तक घर का अर्थ नहीं समझ पाई। अगर घर में अपनों से बनता है तो अपने होते हुए भी उसे घर कब मिला? दूसरे के घरों में जगह बनाती आई है। पैतृक घर में भाइयों के अलग अलग कमरे थे और वह दादी जी के साथ सोती थी। बड़ी सी हवेली में कमरों की भरमार थी। उसने भी अलग कमरा लेने की जिद की थी। तब पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह घर उसका नहीं है, उसके भाइयों का है। परिवार के बुजुर्गों ने उसे झिड़क दिया था, अपने पति के घर जाकर अपनी मर्जी से कमरा ले लेना और भाइयों से क्या मुकाबला करना। यह तो घर ही उनका है। क्या यह घर मेरा नहीं? वह रुआंसी हो गई थी। नहीं, यह घर तेरे भाइयों का है, पति का घर तेरा होगा। उसे तड़ाक सा उत्तर मिला। वह भी सबसे भिड़ गई। जिस घर में मेरा जन्म हुआ वह घर मेरा नहीं, और जिसको मैं जानती नहीं, पता नहीं वह कब मेरी जिंदगी में आएगा, और आएगा भी या नहीं यह भी पता नहीं। कैसा होगा कोई नहीं जानता। उस अनजान अजनबी व्यक्ति का घर मेरा होगा। क्या कुतर्क है! यह कुतर्क नहीं, वेद पुराणों में लिखा है। दादी जी ने बड़े दावे से कहा था और यहीं से उसका विरोध शुरू हो गया था। वह वे वेद पुराण देखना चाहती थी जिनकी दुहाई देकर लड़कियों और स्त्रियों के साथ मनमानी की जाती है। वह नाराज थी। पुरुष ऐसा कहें तो उनका स्वार्थ समझ में आता है। वे महिलाओं पर अधिकार जमाने के लिए ऐसे कुतर्क तर्क की चाशनी चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, पर महिलाओं का इस कुतर्क को मानना और दूसरी महिलाओं को उन्हीं बातों से प्रभावित करना उसे किशोर मन की समझ से परे था। माँ ने बड़े प्यार से धीमी आवाज में कहा, मेरी रंजो, इतना गुस्सा तेरे लिए ठीक नहीं। यही नारी जीवन है। वह माँ को बताना चाहती थी, नहीं, नारी जीवन यह नहीं है। माँ ने उसे सीने से लगा लिया था। वह शांत हो गई थी। जानती हूँ आजकल तुम बहुत कुछ पढ़ रही हो, काफ़ी कुछ सीख रही हो। मुझे खुशी है तुम समझदार हो रही हो, पर पहले पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ, फिर हक की लड़ाई लड़ना। तुम्हें कमरा मिलेगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ यह घर तुम्हारा भी है। पति का घर भी कभी औरत का नहीं होता रंजो, वहाँ भी उसे दूसरे घर की, पराए घर की ही कहा जाता है। यह कहते हुए माँ
बहुत उदास हो गई थीं। कहीं से काली घनी बदली माँ की आंखों में बरस गई। उसके चेहरे और माथे पर उसके छींटे पड़ने लगे। माँ का दर्द, सारी पीड़ा वह उन बूंदों से महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटा सा कमरा मिल गया। वह हैरान थी। माँ अपने लिए कभी किसी से कुछ भी नहीं मनवा सकी और उसे कमरा उसने कैसे दिलवा दिया। घर में कई सत्ताएं थीं, पितृ सत्ता, दादी सत्ता और पिताजी की चाची, उनकी सत्ता। संयुक्त परिवार था। इतनी सत्ताओं को मनाना आसान नहीं था। कैसे किया होगा माँ ने यह सब। बचपन से अब तक उसने माँ को उन सत्ताओं के आगे झुके हुए चकर घिन्नी से घूमते ही देखा था। कुछ मांगते या कहते नहीं। माँ की सारी इच्छाएं और भावनाएं कहीं गुम हो गई थीं या समाप्त हो चुकी थीं। युवावस्था तक आते आते वह माँ की इस दशा का कारण समझ गई थी। माँ दहेज नहीं लाई थी। दादा और नाना दोनों आर्य समाजी थे और बिना दहेज लिए दोनों बच्चों की शादी की थी। दादी और चाची दहेज चाहती थीं। दोनों परिवारों में पिताजी अकेले बेटे थे। दादा और चाचा के आगे तो वे बोल नहीं सकी। बस पहले दिन से माँ को तंज बाणों से ऐसा बींधा कि माँ के भीतर की औरत घायल होकर गिर पड़ी। उम्र भर सिर नहीं उठा सकी। शादी के समय रंजना के नाना जी ने बड़े गर्व से बताया था कि उनकी बेटी होम साइंस में एमए है और ललित कलाओं में भी प्रवीण है। पर व्यापारी परिवार में किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। दहेज के नाम पर वे एक सितार, तानपुरा और हारमोनियम लाई थी, जिन्हें पुराना सामान रखने वाले स्टोर में रख दिया गया था। सितार, तानपुरा के तार टूट चुके थे और हारमोनियम माँ की तरह स्वर खो चुका था। उसने कई बार उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की। तभी दादी और चाची जी अब शब्दों का मंत्रोच्चारण शुरू कर देती। रंजू, चल रख दे वापस इन्हें। तुम कंजरों की बेटी नहीं, यह शरीफों का घर है। यहाँ कंजर खाना नहीं चलेगा। इससे पहले की बात और बढ़े, माँ उससे वे साज ले जाकर स्टोर में रख देती। माँ की डबडबाई आंखों की ओर देखकर वह चुप हो जाती। एक दिन माँ बहुत दुखी थी। रंजना ने उन्हें अपना दर्द बांटने के लिए बार बार आग्रह किया था। वह माँ का दुख जानना चाहती थी। माँ ने उसे बताया, पुरानी यादें कभी कभी तंग करती हैं। आज भी यादों के पार्क में घूम रही हूँ। तुम्हारे नाना जी बहुत आदर्शवादी थे। उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया, पर वे व्यवहार कुशल नहीं थे। मेरी शादी ऐसे परिवार में कर दी जहाँ धन धान्य की तो भरमार है, पर मेरी शिक्षा, कला, सोच और विचारों का घर के किसी भी मेंबर के दिल में कोई स्थान नहीं है। मैं तेरी शादी बहुत देखभाल कर करूँगी। लड़का वह ढूंढूंगी जो तुझे प्यार करे, तेरे गुणों, तेरी रुचियों की कद्र करे। पति पत्नी के साथ साथ तुम दोनों एक दूसरे के साथी बन सको। कहकर उनके चेहरे पर घनघोर घटा छा गई। उसे लगा यह घटा बस बरसने ही वाली है। उसने माँ की दाईं गाल चूम ली थी। माँ नन्ही कली सी मुस्कुराने लगी। संजय को माँ ने ही पसंद किया था और शादी के बाद वे रंजना की सुखी घर गृहस्थी देखने पिताजी के साथ उसके पास आई थी। रंजना ने उन्हें तरह तरह की कला प्रदर्शनियाँ, म्यूजियम, ब्रॉडवे शो दिखाए। उसे पता था कि माँ को इन सब का शौक है। एक मूर्ति कला की प्रदर्शनी से बाहर निकलकर माँ ने रंजना को सड़क किनारे एक पत्थर दिखाकर कहा कि उन्हें ऐसा पत्थर चाहिए। रंजना और उसके पिताजी यह सुनकर भौचक्के से रह गए। उसने माँ की ओर देखा तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास का ओज और दृढ़ता थी। वह अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकी। उसने वैसा ही पत्थर खरीदकर घर के गैराज में रख दिया। वह माँ की मंशा समझ गई थी। टूल शॉप से पत्थर तराश कर मूर्ति बनाने के सब औजारों की किट भी ले आई थी। वह किट जब उसने माँ के हाथों में दी तो माँ की आंखों ने आशीर्वाद का कवच उसे पहना दिया। पहली बार माँ की अद्भुत प्रतिभा के दर्शन उसे और उसके पिता को हुए थे। कुछ दिनों में माँ ने उस पत्थर को एक औरत की मूर्ति में तराश दिया था। रंजना और संजय बार बार उस मूर्ति को देखते।
फिर माँ की ओर अविश्वसनीय नज़रों से देखते। रंजना के पिता ने विश्वास दिलाया कि यह मूर्ति उनकी माँ ने ही बनाई है और गर्व से बताया कि रंजना की माँ गाती भी बहुत बढ़िया है। पत्थर को तराशते हुए वे कभी भजन, कभी गीत और कभी गज़ल गाती थी और उसके पिता एक एक पल का सुनैना देवी के साथ रसास्वादन करते थे। रंजना खुश थी, चाहे इस उम्र में ही सही। माँ के भीतर दम तोड़ चुके कलाकार ने सिर तो उठाया। पिताजी ने माँ की तरफ ध्यान तो दिया। उस दिन के बाद वह माँ को स्टोन नर्सरी ले जाती और माँ तरह तरह के पत्थर चुन लेती। उसके मंदिर के राधा कृष्ण माँ के हाथों की ही देन है। सुनैना देवी भी मूर्ति कला के प्रति अपनी प्रतिभा को बाहर निकलता देखकर हैरान थी। हालांकि वे अन्य कलाओं में भी प्रवीण थीं, पर अब वे कलाएं वर्षों से उनकी बेरुखी और उदासीनता से नाराज होकर कहीं भीतर ही तंबू गड़ाए बैठी थी, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। रंजना को पेंटर नीरा यादव की याद आई, जिन्हें वह हिंदू मंदिर में मिली थी, जिनके चित्रों की प्रदर्शनियां विदेशी पेंटरों के साथ होती हैं। बनारस में उन्हें अपनी इस प्रतिभा से परिचय भी नहीं था और 7 समंदर पार की धरती ने ब्रश, कैनवस और रंगों के प्रति ऐसा मोह जगाया कि आज वे एक प्रतिष्ठित चित्रकार बन गई हैं। विदेशी परिवेश और समाज के प्रोत्साहन से वे एक बेहतरीन कलाकार बन गई हैं। रंजना अक्सर सोचती कि उसकी माँ और नीरा जी लगभग एक ही समय और उम्र में थोड़ी छोटी बड़ी हैं। उस समय की जाने कितनी कलाकार सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा और रूढ़ियों की बलि चढ़ी होंगी। माँ द्वारा बनाई गई एक मूर्ति आज भी उसके पास सुरक्षित है, जिसमें एक महिला भंवर में डूब रही है और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपनी बच्ची को बचाया हुआ है। माँ का डर और बच्ची को बचाने के भावों को अद्भुत तरीके से माँ ने तराशा हुआ है। उसकी माँ ने मरने तक उसे जीवन के हर भंवर से बचाए रखा। वह अक्सर सोचती है, वे कौन सी माँ हैं जो अजन्मी बच्चियों को मार देती हैं। उसकी माँ तो जीती ही उसके लिए थी। माँ के मरने के साथ ही वह कमरा, जिसे उसकी माँ ने उसकी शादी के बाद भी उसी का कमरा कहकर सजा रखा था, और घर दोनों छूट गए। भाइयों ने माँ की बनाई उन मूर्तियों को, जो पिताजी अपने साथ कपड़ों में लपेटकर स्वदेश ले गए थे, घर का कूड़ा करकट समझकर उठाकर फेंक दिया। उन्हें बचाने के लिए पिताजी जिंदा नहीं थे, घर भाइयों का था। उसके पति ने भी मूर्तियों को उनकी जगहों से अलग कर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया था। जिन स्थानों पर सजी धजी वे हर मेहमान का स्वागत करती और मेहमान उनकी प्रशंसा करते कहते, यह अद्भुत खजाना कहाँ से ढूंढा है डॉक्टर संजय? These sculptures must be very expensive। और वह बड़े गर्व से कहता, यह रंजना की खोज है। मूर्ति कला उसका पैशन है। रंजना के मम्मी जी मूर्तिकार थीं और उसी खोज को, जिस पर गर्व था संजय को, उठा फेंका। अलग अलग प्रदर्शनियों से खरीदी गई वे मूर्तियाँ रंजना की तरह ही बेघर हो गईं। वह घर तो संजय उसके पति का था। शादी के समय दादी ने कहा था, रंजू अब तुम्हारा अपना घर होगा जिसमें तुम और तुम्हारा पति रहेंगे। उसने भी सोचा, चलो अब अपने घर को वह अपनी इच्छानुसार सजाएगी, संवारेगी। भ्रमों को हम ही पालते पोसते हैं और एक दिन ये भ्रम हमें ही निगल जाते हैं। पति संजय स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पीएचडी कर रहा था और उसे भी वहीं पीएचडी में दाखिला मिल गया। साथ ही खुल गया था सपनों के संसार का द्वार। यह देश तो है ही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सपने और कल्पना जब मिल जाते हैं तो मानव मन जीवन के अनछुए पहलुओं को छूकर एक पल में कोसों दूर का सफ़र तय कराता है। रंजना के साथ भी ऐसा ही हुआ। कलाओं के प्रति रुचि शायद उसे माँ से विरासत में मिली थी। देश में तो पारिवारिक परिवेश ने रोके रखा था। उसे अपनी इस रुचि को समझने का मौका ही नहीं मिला। विदेश के खुले स्वच्छंद वातावरण में उसका शौक पनपा। वह तरह तरह की कला प्रदर्शनियों में जाने लगी। उसका मन सबसे अधिक मूर्ति कला के म्यूजियम और प्रदर्शनियों में रमता। विशेषकर चीनी, जापानी और फ्रांस की मूर्ति कला की वह प्रशंसक हो गई।
जो मूर्ति उसे बहुत पसंद आती वह उसे खरीद लेती और घर के कोने या दीवार के साथ सजा देती। पेरिस से एक भारतीय मूर्तिकार एम सदोश की एक मूर्ति ने उसे बांध लिया था। शीर्षक था होमलेस आइज। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, घर को तलाशती नजरें, एक पूरी कहानी उस मूर्ति ने कह दी थी। अजंता एलोरा की मूर्तियां भी ऐसी ही कहानी कहती होंगी। पढ़ने और समझने वाला चाहिए। वह सोचती, अब जब वह देश जाएगी तो अजंता एलोरा और खजुराहो की मूर्तियां भी पढ़ेगी। जितना वह इस कला के करीब जाती गई उतना ही उसे इस कला में रस आने लगा। वे मूर्तियां उसे बहुत रोमांचित करती, जिनसे उसकी परिकल्पना को उड़ान भरने का मौका मिल जाता। वह उनमें कहानी तथा कभी कविता को ढूंढ लेती। वह कहानियां और कविताएं लिखने लगी। वह उन मूर्तियों के आकाश में उस छोर तक उड़ती जहां मूर्तिकार ने अपनी कल्पना को छोड़ा। वह संजय से अपने भाव, कथाएं और जज्बात सब साझा करना चाहती, पर उसे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह बस पति ही बना रहता, उसका दोस्त कभी नहीं बन पाया और वह धीरे धीरे अपनी दुनिया में डूबती चली गई। पीएचडी पूरी कर दोनों अलग अलग कंपनियों में वैज्ञानिक बन काम करने लगे। 10 साल उस बदले की तरह निकल गए जो उमड़ घुमड़ कर रोमांस रचाती है और बिन बरसे ही उड़ जाती है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने बच्चे का सोचा नहीं। अब बच्चा उनके लिए नहीं सोच रहा। रंजना की गोद सूनी है। उनकी दिनचर्या में कोई रस नहीं, बस एक रूटीन में बंधी ढर्रे पर चली जिंदगी है। दरअसल संजय का काम के अलावा और कोई शौक ही नहीं है। अन्य भारतीयों व स्थानीय लोगों की तरह उसे गोल्फिंग, बॉलिंग, तैरने, सर्फिंग, पिकनिक, पार्टियां देना और पार्टियों में जाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह रंजना के साथ कभी मूवी थिएटर में मूवी देखने भी नहीं गया। यह सब उसे समय की बर्बादी लगती। हाँ, कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स बार में बास्केटबॉल, बेसबॉल के गेम्स देखने और बियर पीने चला जाता। रंजना के साथ वह ऐसा कोई भी मनोरंजक पल नहीं गुजारता था। दोनों काम से घर आते और संजय टीवी देखता और उसके शरीर से खेलता हुआ सो जाता। वह मानसिक सामंजस्य के लिए सहारा तलाशती। उसे पता चल गया था कि संजय एक अति महत्वाकांक्षी और वर्कोहलिक व्यक्ति है। कंपनी में वह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता था, इसीलिए सातों दिन काम करता। घर उसके लिए रात्रि स्थली थी और वह सिर्फ भोग गया। रंजना इंसान है, उसका अपना व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, सोच है, समझ है। वह भी कुछ चाहती है, इससे उसको कोई सरोकार नहीं था। बस वह पति है, इतना वह बखूबी जानता था। संजय जैसा है उसने उसे वैसा ही स्वीकार किया हुआ था। रंजना अपने मित्र मंडली के साथ गीत संगीत के शो में जाती, कला प्रदर्शनियों का लुत्फ उठाती, जीवन के शून्य को भर रही थी। उसे संजय से कोई गिला नहीं था। स्वभाव से वह बहुत मस्त मौला और बिंदास थी। होमलेस आइस पर उसने एक पत्र मूर्तिकार एम सदोश को लिखा और उस मूर्ति को देखकर अपनी कल्पना से बनाई कहानी को शब्दों का बाना पहनाकर भेज दिया। एम सदोश इतना प्रभावित हुआ कि उसने वह कहानी अपनी मूर्ति के चित्र के साथ पेरिस की एक पत्रिका में छपवाई। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। पत्राचार, फोन, वार्तालाप, वे अक्सर आपस में जुड़े रहते। संजय को वह खुश होकर सब बातें बताती। संजय कभी ध्यान देता, कभी नहीं देता। जीवन की एक रास्ता और नीरसता से वह उकता गई थी, बेचैन रहने लगी थी। उकताहट ही उसकी बेचैनी का कारण थी। वह जो कविताएं लिखती एम सदोश को पढ़ने भेजती और उन कविताओं पर उसने कई मूर्तियां बनाई। वह उनके चित्र भेजता। संजय को वह चित्र दिखाती, पर वह तो कंपनी के प्रेसिडेंट की कुर्सी देख रहा था, उसे वह सब दिखाई नहीं देता था। रंजना कंपनी के काम से कैलिफोर्निया गई हुई थी। वहाँ की आर्ट गैलरी में उसने इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में लगी कई प्रदर्शनियाँ देखी और एक प्रदर्शनी में उसे एम सदोश की एक मूर्ति इन द आइज ऑफ टाइम नजर आई, जिसके साथ नोट लिखा हुआ था कि समय ने स्त्री को पुरुष से बेहतर और मजबूत देखा है। समय देख रहा है कि बलात्कार भी
उसकी शक्ति को कम नहीं कर पाता और वह युग युगांतर से डटकर पुरुष का मुकाबला कर रही है। मूर्ति को जिस तरह तराशा गया था, एक एक कट मूर्तिकार के हाथों और उंगलियों की करामात दर्शा रहा था। समय और औरत के भावों को तराश में जिस तरह उकेरा गया था, अकल्पनीय था। स्त्री की भावनाएं दर्शाने के लिए उसके शरीर और चेहरे पर कई जगह बड़े हल्के हाथ से मूर्ति की टोनिंग की गई थी। रंजना की कल्पना ने आगे की कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह काफ़ी देर तक खड़ी उस मूर्ति को देखती रही। फिर उसने उसे खरीद लिया और वहाँ के मैनेजर को अपने घर का पता देकर उस मूर्ति को जहाज़ से भिजवाने की पेमेंट करके वह वहाँ से बाहर आई ही थी कि संजय का गुस्से से उबलता फ़ोन आया। तुमने अपने यार से मिलने जाना था तो मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम कंपनी के काम से जा रही हो? तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। इससे पहले वह कुछ कहती, संजय ने फ़ोन बंद कर दिया। संजय की आदत है गुस्से में अंट शंट बोलकर फ़ोन पटक देता है और फिर कुछ देर बाद माफ़ी मांग लेता है। रंजना ने उसकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा जाकर सब स्पष्ट कर देगी। संजय को गलतफहमी हुई है। रंजना की सोच गलत थी। बात गलतफहमी से कहीं आगे निकल गई थी। रंजना के घर पहुंचते ही संजय का वर्बल डायरिया शुरू हो गया। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह उसे यूएस नेशनल न्यूज़पेपर दिखा दिखाकर पूछ रहा था, देख तेरा यार भी वहाँ था जिन दिनों तुम वहाँ थे। तुमने जानबूझकर उन दिनों ऑफिस का काम रखा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दोनों दोस्त नहीं, दोस्ती से आगे बढ़ चुके हो। तभी तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम उसे चाहती हो, बस मुझसे छिपा रही हो। तुम्हें मानना होगा कि तुम उसे चाहती हो। मानती क्यों नहीं? कहो। वह न्यूज़पेपर में छपे विज्ञापन को गौर से देख रही थी कि एम सदोष कैलिफोर्निया में था और उसे पता भी नहीं। पिछले 1 महीने से उनकी बात नहीं हुई। वह जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसने उसे अत्यधिक व्यस्त कर दिया था। अगर सदोष यहाँ आए होते तो वे उसे ज़रूर बताते, चाहे एसएमएस करते कि वे यहाँ आ रहे हैं। बोलती क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। संजय का एक तरफा शाब्दिक युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ के साथ उसने दादी और चाची का एक तरफा शाब्दिक प्रवचन बचपन से सुना है। चिढ़ आती है उसे इस तरह के व्यवहार से। वह शायद अपनी माँ की तरह सहनशील नहीं जो एक तरफा आक्षेप सहती रहे। प्यार पुरुष के लिए बस एक शब्द है और स्त्री के लिए ब्रह्म। संजय रंजना और सदोष को सिर्फ 2 देहों के रूप में सोच रहा है। रंजना की अंतरात्मा में पीड़ा बूंद बूंद टपक रही है। 10 वर्षों में संजय ने उसे जाना ही नहीं। अगर उसे सदोष से मिलना होता तो पेरिस जाना उसके लिए क्या मुश्किल था? सदोष भी यहाँ आ सकते थे। वह स्वयं सदोष की प्रशंसिकाओं की भीड़ में खड़ी होने को तैयार नहीं। उसने सुन रखा है कि उसकी प्रेमिकाओं की एक लंबी कतार है, किंतु स्वयं उसके लिए प्रेम का अर्थ केवल शरीरों का मिलन नहीं, प्रेम एक अनुभूति है। आवश्यक नहीं कि उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में की जाए। वह अपनी अस्मिता के साथ उसकी कला को निहारती है। उसकी कला की मीरा सी दीवानी है। मूर्तियों की तराश और उससे पैदा किए भावों से प्रेम करती है जो नारी के भीतर की बंद गुफाओं को खोलते हैं। यह सब वह संजय को कैसे समझाए? संजय समझने समझाने से परे की परिस्थिति में आ चुका था। वह रंजना के मुंह से सच सुनना चाहता था। सीता फिर दोषित हुई। युग बदलते हैं पर पुरुष का नारी को दोषित करना नहीं बदलता। गुस्सा और आक्रोश रंजना के दाएं बाएं खड़े हो गए। उसने दोनों को काबू में रखकर कहा, हाँ मैं उसे प्यार करती हूँ। उसे लगा कि मीरा को जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया और उसने वह प्याला पी लिया। यह घर मेरा है, कहते हुए संजय ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। रंजना उन्हें बचाने लगी, जैसे माँ अपने बच्चों को पिता से पिटते समय बचाती है। दीवार पर लगी चीनी आर्ट की एक मूर्ति जो एक बहुत बड़े चकोर महीन पत्थर पर बनी हुई थी, चीन के एक गांव को पत्थर पर तराश कर चित्रित किया गया था और रंग भरकर सुंदर स्वरूप दिया गया था।
संजय ने उतारकर फेंक दी और वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उसकी माँ द्वारा बनाई गई मूर्ति को संजय ने जानबूझकर जमीन पर फेंक दिया। उसकी एक बाजू टूट गई। रंजना के अंदर भी कुछ टूट गया। माँ के हाथों से बनाई वह मूर्ति माँ का स्वाभिमान था। माँ की असीम यादें, उसकी वेदना, एक कलाकार का गुपचुप इस दुनिया से चले जाने का दर्द, सब कुछ वह माँ की उस अंतिम मूर्ति में देखती थी। मूर्तियों को बचाते बचाते उसकी पीठ, बाजू और हाथों पर नील पड़ गए। घुटने और टांगें दुखने लगी। पता नहीं कहाँ कहाँ और हाथों पर नील पड़ गए। रंजना ने सब मूर्तियों को बड़े प्यार से संभाल कर एक वैन में रखा। टूटी हुई मूर्तियां भी उठा ली। उसने माँ द्वारा बनाए मंदिर के देवताओं को चादर में समेटा, अपना पर्स उठाया और बिना कुछ कहे इस खाली मकान में आ गई। मकान में वह घूम रही है। अब वह घर बन जाएगा, उसका अपना घर, जिसमें वह अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व, अस्मिता और होंद के साथ एक इंसान के रूप में रहेगी। इसका एहसास ही वातावरण को खुशनुमा बना रहा है। उसके वजूद से खुशबू आसपास हवा में भी लहराने लगी, जिसे वह कभी महसूस ही नहीं कर पाई। उसने मूर्तियाँ कमरे में रख दी हैं। अब हर मूर्ति अपनी कहानी कहेगी। कितनी कहानियाँ उसके साथ होंगी। किशोरावस्था के कई मासूम क्षणों में उसने सोचा था कि बड़ी होकर वह अपना घर बनाएगी और माँ को अपने साथ रहेगी और कहेगी, माँ जी ले अपनी ज़िंदगी और अपनी कला के साथ। यहाँ कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। आज घर तो उसका है पर माँ नहीं। कुछ पल वह आंखें बंद किए बैठी रही। गोधूली वेला की परछाइयाँ घर में पसरने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलीं। उसका चेहरा चमक रहा था। वह माँ का ही तो प्रतिरूप है। उसकी शिराओं में माँ का ही तो खून बह रहा है। माँ उससे दूर कहाँ, उसके साथ है। वह अपना और माँ का दोनों का जीवन जिएगी। इस खूबसूरत सोच ने उसकी भीतर स्फूर्ति और ऊर्जा के द्वार खोल दिए। उसकी नज़रों ने घर की दीवारों और कोनों को परखना शुरू किया। अपने बेघर हुए सच और मूर्तियों की सुरक्षा के लिए उसकी दृष्टि चारों ओर घूम रही है। एक दीवार पर उसकी नज़रें टिक गईं। शीशे के अलग अलग आकार के टुकड़ों से दीवार पर मॉडर्न आर्ट की कृति का स्वरूप बिल्डर ने दिया हुआ था। वह धीरे से उठी और उस दीवार के पास गई। पीड़ा से उसका पूरा बदन कराह उठा। आत्मसम्मान के तेज से चमकता उसका चेहरा शीशे के उन टुकड़ों में दमकने लगा। वह एकटक उन्हें देखती रही। उसे लगा वह पूरे ब्रह्मांड में समा गई है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।